बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उज़ैर साकिब है और आज मैं आपके साथ बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का नायब तहसीलदार का पेपर हुआ है 9 नवंबर को, और ये जो पेपर है मॉर्निंग का पेपर है। आज इसको डिस्कस करते हैं कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहला जो सवाल है उसको देखते हैं। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। ठीक है, ये जो वर्ड लगा हुआ है पास्ड ऑन और इसमें जो वर्ड है इंट्रोड्यूस्ड ऑन, दोनों में डिफरेंस है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसका दूसरा नाम है करारदादे मकासिद। ठीक है, करारदादे मकासिद। अब करारदादे मकासिद को इंट्रोड्यूस कराने वाले जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे लियाकत अली ख़ान साहब, और लियाकत अली ख़ान साहब ने क्या किया, 7 मार्च 1949 को इसको इंट्रोड्यूस करवाया और फाइनली ये 12 मार्च 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पास हुई और इसके हक में 65 वोट है और 21 जो वोट थे वो इसके अगेंस्ट थे। और ये जो 21 थे ये मोस्टली मिनॉरिटी साइड से अपोज किया गया इनको। ठीक है, मिनॉरिटी साइड से। अब देखें, जो करारदादे मकासिद थी इसका मेन पर्पस क्या था। करारदादे मकासिद का जो मेन पर्पस था वो ये था कि फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट इंटायरली बेस्ड ऑन द यूरोपियन स्टाइल बट इट विल बी बेस्ड ऑन द इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो ये 12 मार्च 1949 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फाइनली पास्ड हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। नेक्स्ट सवाल जो उन्होंने पूछा है आपसे वो ये है, द स्वदेशी मूवमेंट, द फर्स्ट मूवमेंट। सवाल को दोबारा देख लेते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया वाज, कौन सी थी? वो थी सबसे पहले जो थी वो स्वदेशी मूवमेंट थी। इनमें से खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको गांधी ने लॉन्च किया था 1942 में। तो ये जो स्वदेशी मूवमेंट है बच्चे, ये 7 अगस्त 1905 को हुई थी। 7 अगस्त 1905 को, जब लॉर्ड कर्जन साहब ने, कौन थे उस वक्त? लॉर्ड कर्जन थे उस वक्त। लॉर्ड कर्जन साहब ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया, ईस्ट और वेस्ट को जो है ना डिवाइड कर दिया था उन्होंने, और हिंदूज ने इसके रिएक्शन में, पार्टीशन के रिएक्शन में एक मूवमेंट चलाई जिस मूवमेंट का नाम उन्होंने रखा स्वदेशी मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट हिंदूज ने क्या काम किया, बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स कर दिया। जितनी भी ब्रिटिशर्स की गुड्स थी उनका उन्होंने बाइकॉट्स कर दिया, और स्कूल कॉलेजेस के अंदर उन्होंने क्या काम किया, अपने बच्चों को जो वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े थे वो भी नहीं पहनने देते थे, उनका जो पेपर था वो भी यूज नहीं करने देते थे, बाइकॉट उन्होंने किया। तो फाइनली इसी के रिएक्शन में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको 1911 में एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल करनी पड़ी, एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन उस वक्त थे, ये भी आपसे सवाल पूछता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर था वो स्वदेशी मूवमेंट था। अगला सवाल आपसे उसने पूछा हुआ है, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिक जोन ऑफ, अगर ट्रॉपिक की बात करेंगे तो पाकिस्तान नॉर्थ में आएगा, वैसे पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर है। ठीक हो गया। अगला सवाल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कंट्रोल एंड स्टोरेज, सेंट्रल एंड आउटपुट यूनिट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन बनता था,
अरिथमेटिक लॉजिक एंड सेंट्रल यूनिट। ये सेंट्रल यूनिट उसको नहीं देना चाहिए था, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो इसकी जगह ये था कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन आपको ग्रेस मार्क्स इसके दे सकता है। तो आंसर इसका यही बनता है, अरिथमेटिक लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट। अगला आपके पास है, पिक वन दैट इज यूज्ड फॉर द लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन सच एज लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ जो इसका आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और ये बहुत ही इसका आंसर करेक्ट है। अगला आपके पास है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ, तो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इसका जो आंसर बनता है वो ये है, बी आंसर इसका करेक्ट है। आगे चल के देखते हैं कि उसने अगला सवाल क्या पूछा है। जी, अगला उसने ये पूछा हुआ है कि द कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड एज। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर को और एनालॉग कंप्यूटर को दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग कर दें तो वो जो टर्म बनेगी दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड कंप्यूटर बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, टेप स्पीड इज मेजर्ड इन, ठीक है, ये इंच पर सेकंड के अंदर इसको किया जाता है, मेजर किया जाता है। अगला जो उसने 9th नंबर पर आपसे पूछा हुआ है, कंप्यूटर रिलेटेड है, बाइनरी सर्किट एलिमेंट्स हैव, कितने जो है ना एलिमेंट्स होते हैं बाइनरी के अंदर, और वो स्टेट कौन सी होती हैं, 1 2 3, तो 2 स्टेबल स्टेट इसका राइट आंसर था। जी, which statement is valid? 1 KB is equal to 1024 बाइट के अगर बराबर होगा तो ये स्टेटमेंट फिर करेक्ट होगी, अदरवाइज बाकी सारी इसमें जो है वो रॉन्ग है। अगला जो आपके पास है, हु इज नोन एज द फर्स्ट मार्टायर ऑफ करबला, ठीक है, करबला का पहला शहीद उसने पूछा हुआ है, वो कौन है आपके पास है जी। सबसे पहले अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, सकीना बिन्त हुसैन द ट्राइब ऑफ बनी असद, हुर बिन यजीद इब्न यजीद अर रिहान, ये पूरा नाम उसको यहाँ पर लिखना चाहिए था, अर रिहान। ठीक है, हुर इब्न यजीद अर रिहान। वाक़या करबला हुआ कब, ठीक है, ये 61 AH, इसके बारे में जो है ना आपसे अक्सर पूछ लेता है कब हुआ है। अगर हम लोग AD के हिसाब से देखें तो 10 अक्टूबर 680 AD को ये बनता है, और यहाँ पर 10 मुहर्रम, ठीक है, 10 मुहर्रम। तो पहले जो शहीद थे वो हुर इब्न यजीद अर रियान थे। तो ये 61 AH याद रखिएगा, लाजमी पूछता है। अगला सेम इस्लामियात का उसने पूछा है, सूरत मुजम्मिल मीन्स, इसका क्या मतलब है। अगर आप सूरत मुजम्मिल को देखें तो इसकी जो टोटल वर्सेस हैं वो 20 वर्सेस हैं टोटल सूरत मुजम्मिल की, और ये जो है आपके पास सूरत मुजम्मिल 29 पारे के अंदर आती है, और इसका जो मतलब है रैप्ड इन द गारमेंट, रैप्ड अप इन गारमेंट्स, यानी अगर मैं वर्स पढ़ूं, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ए कमली वाले, ठीक है, चादर में लिपटे हुए शख्स आधी रात तक कयाम करो, या उससे ज्यादा या उससे थोड़ा कम, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। तो ये जो वर्स है इसका मतलब यहाँ पर सूरत मुजम्मिल मीन्स रैप्ड अप इन गारमेंट्स। जी, अगला MCQ है आपके पास, हु वॉज द फर्स्ट वोमेन हाफिज कुरान, वोमेन का पूछा हुआ है, पहली जो वोमेन है हाफिज कुरान कौन थी, वो हजरत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा बिन्त उमर, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बेटी हैं, और इनको 18 साल की एज में जो है ना डाइवोर्स हो गई थी, और उसके बाद फिर
4 हिजरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी शादी हुई और ये पहली जो वुमेन है ये हाफिज कुरान है। ज़ैद बिन साबित से इन्होंने कुरान सीखा और इनसे 61 अहादीस मरफूज भी हैं। इन्होंने जो 61 अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, फिर उनको लिखा भी सही। तो ये यहाँ से फिर सवाल बनता है, फर्स्ट मैन कौन से हैं जो हाफिज कुरान है? तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पहले मर्द औरतों में से हज़रत हफ्सा, मर्दों में से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज थे। और सबसे ज़्यादा जो हाफिज शहीद हुए थे वो बैटल ऑफ यमामा के अंदर, बैटल ऑफ यमामा के अंदर मुसलमा कज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी और 70 हाफिज कुरान शहीद हो गए थे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मशवरा दिया था कि कुरान पाक को अब हम महफूज करना शुरू करें, क्योंकि हफ़ाज़ कराम काफ़ी सारे शहीद हो गए। तो यहाँ से आपके और क्वेश्चन भी बन सकते हैं बच्चे। अगला आपके पास जो पूछा हुआ है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने, वो ये है, व्हेन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया टुक प्लेस इन, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुई? उसने मंथ पूछा हुआ है यहाँ, शबान, रजब, जुल्कादा। तो ये जुल्कादा है 6 AH, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके गए थे तो 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ख्वाब आता है कि ऐ अल्लाह के नबी अब आप उम्रा करने की गर्ज से दोबारा जाएं। ठीक है, तो वहाँ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो ख्वाब देखा था वो जुल्कादा का महीना था। और हुदैबिया जो है इट इज़ अ नेम ऑफ द वेल, ठीक है, ये एक कुएं का नाम है। और ये जो कुआं है इट इज़ अ होली प्लेस फॉर द कुरैश, ये होली प्लेस था कुरैश वालों के लिए। और अगर आप यहाँ पहुँच जाते तो कुरैश वाले जंग नहीं कर सकते थे। और इस ट्रीटी को फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कुरैश की तरफ से जो सवाल पूछता है वो कौन थे? वो सुहेल बिन उम्र थे, सुहेल बिन उम्र लिखने वाले थे। और ये जो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है इसकी शराइत भी पूछ लेता है, वो टोटल 6 शराइत हैं इसकी। और इसमें एक शर्त ये भी थी, ये जो जंग होगी वो 10 साल के लिए नहीं होगी। तो बाद में फिर 2 साल के बाद इन्होंने मुआहदा तोड़ा, फतह मक्का हो गया था, वो एक और स्टोरी है। तो इधर जो आपका जवाब बनता है वो ये है कि जुल्कादा 6 हिजरा को ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ये साइन हुए थे। When was the first हज परफॉर्म्ड बाय मुस्लिम्स? पहला हज मुसलमानों ने कब परफॉर्म किया? तो 9 हिजरा को ये परफॉर्म किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, पहले कैलिफ थे। और 300 साथियों के साथ किया था, 300 साथी थे, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लीड किया था। तो इसका आंसर ए बनता है, द लॉन्गेस्ट सूरा इन कुरान इज, सूरत सबसे लंबी सूरत कौन सी है? आप इससे वाकिफ हैं, सूरतुल बकरा है जी, जिसकी 286 टोटल वर्सेस हैं। और इसी सूरत के अंदर सबसे जो लंबी आयत है, सबसे जो पूछ लेता है लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ द होली कुरान, वो 282 है। और सूरत बकरा का अगर हम मैनी देखें तो एक गाय की स्टोरी से जो है ना ये शुरू होती है। तो इसका मतलब है दी कौ, या इसको आप दी हैफियर भी कह सकते हैं, दी हैफियर, ठीक है। तो इसका ये नाम हो सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ द होली कुरान कौन सी है? और ये कुरान की दूसरी सूरत है, पहली सूरत सूरत फातिहा है, ठीक है। और सूरत अक्सर पूछ लेता है कि जो बकरा है वो मक्की सूरत है या मदनी सूरत है। तो ये आप लोग देखिएगा, सूरतुल बकरती ये मदनिया, मदनी सूरत है, ठीक है।
तो ये पूछ लेता है अक्सर। द टोटल नंबर ऑफ मक्की सूरा, आगे उसने पूछ लिया है मक्की सूरा कितनी है, तो 86 है टोटल, और मदनी सूरत जो है वो 28 है, ये आप सब लोग जानते हैं। When did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam performed khutbah Hujjatul Wida, the last sermon of the Holy Prophet peace be upon him? कब हुआ जी? 632 AD, यानी 10 हिजरा ये बनता है ऑलमोस्ट, और 632 AD को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने द लास्ट सरमन दिया, जिसको हम हुज्जतुल विदा कहते हैं। इसकी सबसे मेन चीज़ ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में कंप्लीशन ऑफ द दीन कहा, ठीक है। और कंप्लीशन ऑफ दीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वर्ड्स पढ़ी थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो सूरतुल माइदा की ये वर्ड्स नंबर 2 है ऑलमोस्ट। तो ये अक्सर आपसे पूछ लेता है, और तकमील दीन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा हुज्जतुल विदा में बताया था। और ठीक इस खुतबा हुज्जतुल विदा के 3 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा उसने, व्हेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इशूड, पाकिस्तान की जो पहली पोस्टल स्टैम्प है वो कब इशू हुई? तो ये बच्चे आपका जो करेक्ट आंसर था वो है जुलाई 1948। इसको इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे? अब्दुर्रहमान चुगताई इसके आर्टिस्ट थे, अब्दुर्रहमान चुगताई इसके आर्टिस्ट थे। और कायदे आजम वाज द वन हु अप्रूव्ड दिस स्टैम्प, ठीक है, पोस्टल स्टैम्प को उन्होंने अप्रूव किया था। और ये क्यों बनाई गई थी? क्यों? इस वजह से कि पाकिस्तान की फर्स्ट एनिवर्सरी जो थी, फर्स्ट एनिवर्सरी, उसके ऊपर ये बनाई गई थी, और ये जुलाई 1948। ओके, नेक्स्ट आपके पास है डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, डिफेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वो आप जानते हैं 6 सितंबर को मनाया जाता है। और 1965 की जो वॉर हुई थी वो 6 सितंबर को हुई थी। कितने दिन की ये चली थी? 6 सितंबर से ये 17 सितंबर तक ये जारी रही थी। और इसलिए ये डिफेंस डे मनाया जाता है कि यहाँ पर जो आर्मी के सोल्जर थे उनकी ब्रेवरी को उजागर करने के लिए, उनकी बहादुरी को उजागर करने के लिए ये हर साल डिफेंस डे मनाया जाता है 6 सितंबर को। और 1965 की वॉर हम लोग जो है ना जीत गए थे, अकॉर्डिंग टू हामिद खान कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसी वजह से डिफेंस डे भी ये कहा जाता है कि इंडिया की जो फौजें थी वो लाहौर में दाखिल हो गई थी। Who among the following was a poet of the Italian Renaissance? तो इसका आंसर बच्चे जो करेक्ट बनता था एडेंटी, इसका करेक्ट आंसर है, या आप इसको डेंट भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ इसकी प्रोनाउंसिएशंस आप कर सकते हैं। तो डी इसका आंसर था। अगला आपके पास जो जवाब है वो ये पूछ रहा है, सॉरी क्वेश्चंस, ए टाइट रोप वॉकर कैरीज a long pole which he holds across his body. The purpose of this pole is, मैं डायरेक्ट इसके आंसर्स के ऊपर आऊंगा। इसका आंसर है डी, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकली अबव द रोप। इसका आंसर ये था। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली, सी लेवल के ऊपर कितना है स्पीड ऑफ जो है ना साउंड, वो आपके पास है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत दफा पहले ऑलरेडी आ चुका है। स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज, ग्लैंड्स की जो स्टडी है बच्चे इसको हम लोग कहते हैं एंडोक्रिनोलॉजी। जो बाकी है
ये आपको नजर आ रहा है एंटोमोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इसको कहा जाता है। और उसके अलावा कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट्स, आपने अक्सर जो है ना सुना होगा, ये स्टडी ऑफ हार्ट्स कह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स यूज हाउ मैनी लीटर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन पर डे, एक दिन के अंदर, पर डे के अंदर ह्यूमन बीइंग्स कितनी जो ऑक्सीजन है, कितना लीटर वो लेता है, तो वो 550 है, 550 जी। कौन सा ऐसा प्लांट्स है, अगला सवाल उसने पूछा है, विच ऑफ दीज प्लांट्स ओपन इट्स माउथ व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन इट्स लिड। तो जब भी कोई इंसेक्ट बैठता है उस प्लांट्स के ऊपर तो अपनी लिड को ओपन कर देता है, बिकॉज वो पिक्चर प्लांट होता है बच्चे। पिक्चर प्लांट्स की ये खसूसियत है कि इंसेक्ट लवर वो प्लांट है, इंसेक्ट को वो लव करता है, और अगर वहां पर इंसेक्ट बैठेंगे तो अपनी लिड ओपन कर देता है। तो ये इंसेक्ट्स के लिए जो है ना पिक्चर प्लांट्स जाना जाता है सबसे ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव द लॉन्गेस्ट डे, वीनस में सबसे ज्यादा होते हैं बच्चे 224.7, सबसे ज्यादा होते हैं 224.7। अप्रोक्सीमेटली द एज ऑफ अर्थ वो कितनी है, 4.54 बिलियन ईयर्स अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से ये 4.54 बिलियन ईयर्स जो है ना अप्रोक्सीमेट इसकी एज है अर्थ की। अगला सवाल देखते हैं, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है कि दरअसल में से किसका कोई चार्ज नहीं है, एटम्स के ऊपर कोई नहीं होता बच्चे। अगला जो है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन, कब हुई, कहां पर हुई, तो ये बच्चे आप जो है ना फेमस क्वेश्चन है, इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, 1760 के अंदर ये हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस दोनों पूछ लेते हैं। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को हम व्हीट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, व्हीट रेवोल्यूशन। व्हीट रेवोल्यूशन के जो फाउंडर थे नॉर्मन वो बोरलॉन्ग थे, नॉर्मन बोरलॉन्ग, और उन्होंने ये व्हीट की वैरायटीज को इंट्रोड्यूस करवाया था और दुनिया के अंदर ये रेवोल्यूशंस बर्पा हो गया मुख्तलिफ। उसी के बाद से इन्वायरमेंट का डिक्लाइन शुरू हो गया, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट आया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हैं, उन इंडस्ट्रीज की वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस के मसाइल पैदा हुए। तो ये इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। तो इसका आंसर एग्जैक्ट जो है वो ए है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो ये है यूनिवाक, जिसका मतलब है, अगर मैं देखूं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये 14 जून 1960 यूएस के अंदर, ठीक है। तो ये यूनिवाक इसका एग्जैक्ट आंसर बनता था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जिसको कहा जाता है। अगला जो आपके पास है 32, which American computer company is called as Big Blue, बिग ब्लू किसको कहा जाता है, तो हम देखते हैं बिग ब्लू जो है वो IBM को कहा जाता है, बिग ब्लू IBM, और ये IBM जो है ना इसका सी करेक्ट आंसर था। The output quality of a printer is measured by डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, तो इसका डॉट पर इंच एग्जैक्ट आंसर आता था। 33 का जो आपके पास उन्होंने पूछा हुआ है वो डॉट पर इंच है। अगला सवाल आपके पास उन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेटियल एनालिसिस, इसका बच्चे करेक्ट आंसर था। व्हाट इज
जियो कोडिंग इन GIS, ठीक है। तो अगर हम जियो कोडिंग की बात करते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसमें जो टेक्स्ट होता है वो स्पैटियल डाटा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर टेक्स्ट स्पैटियल डाटा के अंदर कन्वर्ट होगा तो फिर वो जियो कोडिंग कहलाएगा, ना कि स्पैटियल डाटा इनटू टेक्स्ट होगा। तो ये गलत हो जाएगा। बी बहुत सारे बच्चों ने लगाया इसका, तो ये ए आंसर इसका ठीक है बच्चे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्या पूछा है उन्होंने, which GIS operation would you use to combine two different layers of data। तो ये बच्चे अगर हम मर्ज करते हैं किसी भी टू कॉम्बिनेशन को, तो उसका एग्जैक्ट आंसर जो बनेगा वो मर्जिंग है। What is the term for analysis of pattern in spatial data। तो स्पैटियल डाटा का जो पैटर्न होगा हमेशा स्पैटियल एनालिसिस से ही जाहिर होता है। तो इसका आंसर बी बनता है, या आप इसको यूं कह सकते हैं 37 को जो आप लगा सकते हैं यहाँ पर, स्पैटियल एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी इसका ठीक आंसर बनता है। इन दोनों में से अब उसके पास जो की होगी वो यहाँ पर देखेगा क्या है, ज्यादा अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है और स्पैटियल एनालिसिस उसके बाद है। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने क्या की दी है। What is the main purpose of shape file in GIS। तो GIS का जो मेन पर्पज है, उसकी जो शेप फाइल होती है वहां से जियोग्राफिकल जो फीचर्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। तो इसका जो आंसर था वो बी करेक्ट आंसर है। अगला है आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंटर, इलनेस एंड पॉलीगॉन इन GIS। पॉलीगॉन इन GIS, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ए है, रेस्टर डाटा बच्चे, ए आंसर होगा इसका। विच GIS सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मैप्स एंड एनालिसिस स्पैटियल डाटा, ARCG, सी आंसर इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं हम लोग इसका जो which of the following is an example of irrational number। irrational number square root of 2 होते हैं। यहाँ आंसर आएगा what is the square of 144। 12 को आप 12 से ज़रब देंगे तो उसका 144 आंसर आता है जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, what is the value of S। यहाँ पर ज़रा मिसिंग है, यहाँ पर S3 आना चाहिए। तो फिर आप 5 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 75 उसका आंसर आता है। बी आंसर इसका ठीक है। एन इफेक्टिव ज़कात सिस्टम इंश्योर्स एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है ना वो एलिमिनेट होती है ज़कात सिस्टम से। और ज़कात कब फ़र्ज हुई? 2 हिजरा को। और इसके बारे में जो ज़कात के मसारिफ हैं वो सूरत तौबा के अंदर दिए गए हैं, सूरत तौबा। और इसके ऊपर एक वर्स है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो यहाँ ज़कात के जो मसारिफ हैं, ज़कात के मसारिफ वो 8 हैं, वो मैंने आपको वर्स से पढ़कर बता दिए हैं। तो अल्लाह का ये वादा है कि जो लोग ज़कात देते हैं उनको उनका दुगना अजर दिया जाएगा। यानी अगर मैं यूं कहूँ लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो ये है कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक महबूब नहीं हो सकता या मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी महबूब चीज़ों में से कोई महबूब चीज़ अल्लाह की राह में ना दे। तो वो ज़कात जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इफ़ेक्टिव सिस्टम दिया इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम के अंदर, और ये एलिमिनेशन ऑफ द पॉवर्टी के लिए ये इफ़ेक्टिव है। अगला है, नेम द उम्मुल मोमिनीन हु नरेटेड 2210 अहदीस
of the Prophet peace be upon him. आप सब ने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत आयशा सिद्दीका हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली वाइफ भी थी। तो सबसे ज्यादा अहदीस 2210 इनसे मरकूज हैं और उसके अलावा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मर्दों में, ठीक है, औरतों में इनसे, मर्दों में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। शी वॉज अ नॉलेजफुल लेडी, बच्चे, हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। आगे उसने रिपीट कर दिया सवाल, देखें, वहां उसने पूछा हुआ था कि जो करबला है पहले शहीद कौन थे उसमें, यहां उसने रिपीट कर दिया दी बैटल ऑफ करबला टुक प्लेस ऑन विच हिजरा। तो मैं पीछे बता कर आया हूं ये सारा 61 AH और 10 मुहर्रम, ठीक है। What does सूरह अनकबूत मीन्स? सूरत अनकबूत का क्या मतलब होता है? द स्पाइडर वन, ठीक है, द स्पाइडर। Who is known as आदम सानी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आदम सानी इनको क्यों कहा जाता है? इसलिए बच्चे कि दुनिया खत्म होने वाली थी, सिर्फ और सिर्फ 30 लोग रह गए थे, 30 से 60 लोग रह गए थे और इनकी कश्ती का जो वाकया है आपने वो पढ़ा होगा। तो वहां से फिर दुनिया आगे चली, इसलिए इनको आदम सानी कहा जाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अगला पूछा हुआ है नमाज तरावी इज, नमाज जो तरावी है वो क्या है? सुन्ना है, फर्ज है, वाजिब है? तो ये सुन्ना है बच्चे। तो नमाज तरावी को पढ़ना सुन्ना है और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज द वन जिन्होंने 20 रकात जो है ना, ये टोटल उन्होंने कहा था 20 रकात आप पढ़ेंगे अब से। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इनकी रकात को बढ़ाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 भी पढ़ी, 12 भी और 20 भी पढ़ी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर में फिर इसको मुकम्मल 20 का कहा और ये सुन्ना है, ठीक है। Which language ज़बूर was revealed? In which language? किस लैंग्वेज में जो ज़बूर है वो रिवील्ड हुई? तो ये जो हेब्रियो लैंग्वेज है, सॉरी हेब्रियो, तो ये इसराइल की लैंग्वेज है बच्चे, इसराइल की। अगर आपसे सवाल आ जाए द लैंग्वेज ऑफ इसराइल इज हेब्रियो, तो ज़बूर भी उसी जो है ना लैंग्वेज में रिवील्ड हुई थी। अगला सवाल आपके पास है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस? क्योंकि बलूचिस्तान का पेपर है तो उन्होंने बलूचिस्तान का एरिया पूछ लिया है। वो 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है बच्चे, ये बलूचिस्तान का एरिया है। द अमीर भाषा डैम इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन, रिवर सतलज पे नहीं है, रिवर जेहलम पे नहीं है, रिवर चनाब के ऊपर भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर बनता था रिवर इंडस के ऊपर है, ठीक है। तो ये केपीके के अंदर डैम है और 4800 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी, 4800 मेगावाट। 2013 में इसके ऊपर काम शुरू हुआ और ये तकरीबन 13 बिलियन US डॉलर ये लगाया गया और इसकी जो ओपनिंग होगी 2028 से 29 में ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर इसका कोई आंसर नहीं था, नन ऑफ दीज है बच्चे। अगला है विच वन इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान आप सबको पता है मारखोर है, इसका अक्सर इंटरव्यू में पूछ रहा होता है, इसका टेक्निकल नाम क्या है? कैप्रा फैल्कोनेरी, कैप्रा फैल्कोनेरी इसका साइंटिफिक और टेक्निकल नाम है, मारखोर है। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान दियोदार, सिड्रस दियोदारा, सिड्रस दियोदारा इसका टेक्निकल नाम है और ये विंडोज बनाने के लिए सबसे मशहूर है। इसके जो डोर्स होते हैं, विंडोज होती हैं, उनके अंदर एक खुशबू पैदा होती है जिस वजह से ये फेमस है और सबसे महंगा ट्री है और इसको नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज दियोदार। व्हेन डिड कैद-ए-आज़म जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग?
1913 जी, बहुत फेमस एमसीक्यूज है, रिपीट कर दिया है उसने। Which reforms introduced separate electorate for हिंदू मुस्लिम्स? हिंदू मुस्लिम्स में बच्चे ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इसका करेक्ट आंसर है, और ये 1919 में, सॉरी 1909 के अंदर, बल्कि ये मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थी वो 1919 के अंदर। तो यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए है वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स है, बोथ नहीं आता यहाँ पर, बिकॉज यहाँ ऐसा नहीं था, और ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इसका करेक्ट आंसर बनता है। हाउ मैनी पीक्स इन पाकिस्तान आर हायर देन 7000 मीटर्स? टोटल कौन कितनी है? वो 108 हैं, जिनमें हिमालयाज हैं, जिनमें हिंदू कश हैं, जिनमें नांगा पर्वत है, वो सारी की सारी 7000 प्लस हैं। वो एक जो है ना 108 बनती हैं पाकिस्तान के अंदर। बाउंड्री लाइन बिटवीन कश्मीर एंड इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इज कॉल्ड एज? उस बाउंड्री का क्या नाम है उन्होंने पूछा हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड एज LOC। इससे पहले ये सीज फायर इसका नाम था। 1972 के शिमला जो एग्रीमेंट में फिर इसका नाम तब्दील करके LOC रखा गया, और ये टोटल 740 किलोमीटर की लाइन है। ये 740 किलोमीटर की लाइन है। यहाँ इस साइड पे इंडियन फोर्सेस होती हैं, इस साइड पे पाकिस्तानी फोर्सेस होती हैं। और एक दूसरा नाम आता है इसी के साथ ही LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये इशू है चाइना का इंडिया के साथ या इंडिया का चाइना के साथ, और इसकी LAC की जो लेंथ है वो 4000 ऑलमोस्ट किलोमीटर है, या आपको कहीं मिलेगा 4076 किलोमीटर या 4040 किलोमीटर, राउंड अबाउट 4000 किलोमीटर है ये LAC जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो MCQs हैं वो उसने पूछे हुए हैं, द हाइट ऑफ नांगा पर्वत इज? नांगा पर्वत की हाइट कितनी है? तो वो हम लोग देखते हैं, अगर हम देखें तो बहुत सारा इसके ऊपर जो कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट को इस हाइट के ऊपर, तो वो ये है 8126 मीटर, 8126 मीटर। तो आप लोग इसको जो है ना एग्जैक्ट याद कर लें, बाकी फिर K2 की भी अक्सर वो पूछते रहते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 वाज स्टार्टेड बाय? ये महात्मा गांधी जो है ना थे इसको लॉन्च करने वाले। ये क्विट इंडिया मूवमेंट है क्या? बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट ये है कि महात्मा गांधी साहब ने, अब देखें ये जो इरा था 42 का इरा, दैट वाज वर्ल्ड वॉर 1-2 इरा। वर्ल्ड वॉर 2 इरा जो था, इसमें महात्मा गांधी साहब ने एक मूवमेंट चलाई जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, और इसका मकसद ये था कि ब्रिटिशर्स जो है ना अब अपना जो रूल है इंडिया के अंदर उसको एंड कर दें, ख़त्म कर दें, बस यहाँ से चले जाएं यहाँ से। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के अंदर महात्मा गांधी साहब ने चलाई थी। डेनमार्क इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप? तो बच्चे ये नॉर्दर्न यूरोप है, डेनमार्क नॉर्दर्न यूरोप के अंदर है। पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड लाइक माउंटेन्स यूजुअली हैव लेसर नंबर ऑफ रेड ब्लड। ये हायर है, ये जो लोग रहते हैं माउंटेन्स के ऊपर, तो इनके रेड ब्लड सेल्स अल्लाह ने ज़्यादा रखे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऊपर ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर ये रेड ब्लड सेल्स अल्लाह ने ज़्यादा बनाए होते हैं ताकि इनको जो ऑक्सीजन है, सांस है, वो पूरी मिल सके। इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा जो माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर रह रहे होते हैं लोग, उनके चेहरे जो होते हैं वो लाल होते हैं, वो ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स की वजह से। हु डिस्कवर्ड कनाडा? जैक्स कार्टियर। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया है बच्चे इन आंसर्स के अंदर, रशिया भी नहीं है, नाइजीरिया भी नहीं है, इंडिया जो है ना अब आ गया। पहला चाइना है, फिर इंडिया है। इंडोनेशिया इज
सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट एशिया बच्चे, इसका करेक्ट आंसर है ए। विच वन ऑफ दीज साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड लॉज ऑफ जियोमेट्री, ये पैथागोरस, ए इसका करेक्ट आंसर था। आगे हमारे पास जो लास्ट स्लाइड है बच्चे वो ये है, द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 3x - 5 = 10, इसका जो आंसर बनता है वो 5 है बच्चे। आगे जो उसने दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 3:2 एंड देयर आर 15 बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, कितना बनते हैं? तो ये इसका आंसर 10 इसका ठीक है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 24 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज 6 यूनिट, व्हाट इज द विड्थ? तो जो विड्थ है बच्चे इसकी वो 4 यूनिट बनती है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।